हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का ये मूल अधिकार में पांचवा पाठ है। पीछे वाले पाठ अभी तक नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखिए। और गलती से पाठ 4 में मैंने पाठ 3 बोल दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये पांचवा पाठ जो है आपका आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, साथ में आपका बायोलॉजी चल रहा है, साइंस। यदि आप नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाके उसे देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। यानी निवारक निरोध के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है 3 महीने तक उसको जो है निरुद्ध किया जा सकता है। तो किन दशाओं में 3 माह से अधिक रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, यानी निरोध के लिए अधिक समय रखने तक के लिए पर्याप्त कारण हो। न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होना चाहिए। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अब देखेंगे हम लोग आगे। तो उसमें जो है प्रयुक्त अधिकार होना चाहिए। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है। पहला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। तो पर्याप्त मजदूरी यदि कोई नहीं दे रहा है तो अनुच्छेद 23 का विरोध कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध दिया गया है। कारखानों या फिर खतरनाक जैसे स्थान है, जैसे पटाखा बारूद जहाँ बनता है, ऐसे स्थानों पे बालकों का नियोजन सब प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण जो है आयोग अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था। 2007 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अधिनियम 2005 में आया था और गठन हुआ था 2 साल के बाद 2007 में। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये 23 का उल्लंघन माना जाएगा। किस प्रकार का आदेश बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, यदि कि देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती करना पड़ जाए 24 वर्ष से जो कम आयु के हैं, तो उसको जो है क्या कहेंगे, बलात् श्रम नहीं कहेंगे। कठिन परिस्थितियों में पुलिस की 14 वर्ष से कम आयु का बात था, अनुच्छेद 24 है, ध्यान देना है आपको। कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना, कठिन परिस्थितियों में जो है पुलिस की सहायता यदि कोई बच्चा कर रहा है जो 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसको बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेगार के श्रेणी में बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा। बंदी है कोई जेल में, उसको यदि कारावास के दौरान कठिन दंड में कठोर श्रम कराया जाता है। यानी यदि कोई बंदी है उसको जो है कोई सज़ा मिल गया और सज़ा उससे यही मिला है कि इससे ज़्यादा हार्ड वर्क कराया जाए, तो वो उसको क्या कहेंगे, बेगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रतिषेध करता है। बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम, बालक नियोजन अधिनियम आया था 1938 में। बालक नियोजन अधिनियम 1938। बाल श्रम जो है अधिनियम आया था 1986 का। कारखाना अधिनियम 1948 में। खान अधिनियम 1953 में। कारखाना 48, खान अधिनियम 1953। शिशु अधिनियम जो है ये आया था 1966 का। शिशु अधिनियम कब आया था, 1966 में। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो अनुच्छेद 23 के तहत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, अनुच्छेद 23 में। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना, बंधुआ मजदूरी, ये भी मानव दुर्व्यापार के में शामिल है। स्त्रियों एवं बच्चों का अन्य
अनैतिक व्यापार, देवदासी जो मंदिर में रहते हैं उसको देवदासी कहते हैं। तो स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूर, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बेगार अथवा बलात्श्रम, दास व्यापार, ये सभी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दुर्व्यापार में शामिल है या फिर नहीं शामिल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 के तहत। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो ये 1976 में इम्पोर्टेंट है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली 1976। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष आया था? 1986 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम आया था 1986 में। 1986। यहाँ से हम लोग देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार है, किसी भी आप भी कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपान धारण करने व रखने का अधिकार है। सिखों को देखे होंगे कमर में कृपान रखते हैं। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। जो राज्य हैं समाज को सुधारने वाला विधि का निर्माण कर सकते हैं। अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण, ये अनुच्छेद 25 में है। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है? तो मस्जिद। राज्य द्वारा किसके अर्जन से 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होगा? मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का यदि अर्जन करता है तो 25-26 का जो है उल्लंघन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का प्रावधान है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का प्रावधान है अनुच्छेद 26 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय करता है? तो ये 27 के तहत जो है धार्मिक टैक्स नहीं लिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगी? तो 28 के 1 में है कि किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? उद्देशिका अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय संविधान में जो है कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? उद्देशिका के अनुच्छेद 25 से 28। उद्देशिका और अनुच्छेद 25 से 28 जो उद्देशिका है वहाँ पे भी किया गया है धर्म और उपासना के विषय में बात, और इधर जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय तथा विदेशी दोनों को। ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है भारतीय और विदेशी दोनों को है। और एक चीज़ ऊपर हम लोगों ने देखा है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यही जो है केवल भारतीय को प्राप्त है, बाकी सभी जो है विदेशी को भी प्राप्त है। तो यहाँ पे ये जो है उससे बाहर है, तो इसीलिए विदेशी को भी मिलेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, सदाचार के आधार पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रश्नों को समझिए कि अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि का निर्बंधन आरोपित कर सकता है?
है, तो लोक व्यवस्था के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और सदाचार के आधार पे कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो पंथ निरपेक्ष के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम टोटल है, 284 अधिनियम। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? तो वाणिज्यिक प्रायोजन से स्थापित संस्था जो है ये किसका दावा नहीं करेंगे? किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? तो वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 31 का ख और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नयन था। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। अभी 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? तो 1975 में जो आपात लगा था उसके दौरान 9वीं अनुसूची में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को डाला गया था। 1974 का संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन, ये सभी जो है 1975 के आपातकाल के दौरान 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या क्या है? पहला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण देता है? अनुच्छेद 30 जो है ये देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव या विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है? तो 30 के 2 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो अनुदान देंगे तो शिक्षण संस्थान कोई भी है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। 30 का 2 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कई बार पूछा गया है कि 44वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और जो है संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार टोटल 7 था, एक हटा करके इधर रख दिया 300 के क, और भाग जो है इसका 12 है। तो किस अनुच्छेद में रखा है? 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो 31 के ख के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। संविधान में किन विधानों को अनुच्छेद 31 क का संरक्षण प्राप्त है? किन विधानों को अनुच्छेद 31 क का संरक्षण प्राप्त है? किसी संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा क्या जाना चाहिए? राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारी का निर्वाचन, खनिज पट्टों का निर्वाचन या रूपांतरण। अगला, ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? अनुच्छेद 31 ख के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो 31 के ए में लिखा है कानून के प्राधिकार के सिवाय उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ख जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 31 क और ख कैसे जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके संविधान के किस भाग में रखा? तो भाग 4 के अध्याय भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री, ऊपर ही मैंने बताया था कि मोरारजी देसाई जो है 1978 में थे, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है।
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसमें क्या क्या दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय जो है ये जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है ये करते हैं 226 के तहत। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। जो बड़ा न्यायालय जैसे उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट वो करते हैं 32 के तहत, जो उच्च न्यायालय है 226 के तहत करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो बड़ा न्यायालय है छोटा अनुच्छेद का प्रयोग करता है, जो छोटा है जैसे उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय से छोटा है तो ये उच्च न्यायालय यानी छोटा न्यायालय बड़ा अनुच्छेद का और बड़ा न्यायालय छोटा अनुच्छेद का। तो ऐसे ध्यान रखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उच्चतम न्यायालय जो है बड़ा न्यायालय है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा, उच्च न्यायालय छोटा है तो ये बड़ा का करेगा यानी 226 का। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं, टोटल 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा गया है। संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम कहा गया अधिकार परीक्षा को। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शिकायतों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं, परमादेश। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय आया, केशवानंद भारती मामले 1973 में यह जो है आया था। अधिकारों से संबंधित केस है, इसको देखेंगे। A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, मिनर्वा मिल्स जो है ये 1980 का था। गोलकनाथ बनाम 67 का था, A.K. गोपालन 50 का था, केशवानंद भारती 1973 का, मिनर्वा मिल्स जो है 1980 का था। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बिजोई एमेनुएल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा था कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में रखा था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। तो टोटल जो है इसमें 13 जज का बेंच बना था। महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे देखेंगे, भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है, तो विधि के समक्ष समता जो है ये भारतीय नागरिक और विदेशी को भी है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी भारत के साथ साथ विदेशी को भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दोनों का है, यानी 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो भी है वो दोनों का है। और यहाँ पे आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, दोनों का है। शिक्षा का अधिकार 21 के क में है, दोनों का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में, जो भारत और विदेशी दोनों का है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 ये भी है, भारत और विदेशी दोनों। यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अलावा जो भी अनुच्छेद है मूल अधिकार का वो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। मूल अधिकार का जो है केवल 2 पेज बचा हुआ है। अगला पार्ट जो लाएंगे पार्ट 6 में उसको कंप्लीट करेंगे, फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व को प्रारंभ करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इधर कुछ बगल से डिस्टर्बिंग भी हो रहा है। सभी लोगों को धन्यवाद।